वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट विद रुचि मैम। चलिए आज हम लोग फिर से जैसा प्रैक्टिस लेके आए हैं आपके लिए, देखते हैं। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर सीन कर रहे हो, आपको देखना है। सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाएंगे, या सारे बच्चे फटाफट लाइव आ जाएंगे। ओके, सारे बच्चे आ जाएंगे, फटाफट लाइव आए। गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग टू अगेन ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हो गई ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने देखा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण माध्यम समझते हो, कम्युनिकेशन। देखिए, आप देखते हैं निम्न में से कौन सा एक, बच्चों एक सेकंड बस। यस बच्चों, चलिए ओके, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। संप्रेषण माध्यम का मतलब होता है आपका क्या, कम्युनिकेशन का मीडियम। हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, आप अपने घर बैठे पढ़ रहे हो, घर बैठे कम्युनिकेट हो रहे हो, ठीक है। और तो कम्युनिकेशन हो रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, दिस इज द कम्युनिकेशन। बट अगर हम माध्यम की बात कर लें, तो हमारा यहाँ पर ये डिजिटल बोर्ड, ये हमारा कैमरा, ये आपका फोन और ये आपका लैपटॉप, दिस इज द मीडियम। कम्युनिकेशन का क्या है, मीडियम है, ठीक है। तो समझ गए ना कि संप्रेषण का माध्यम क्या है। तो अब यही पर देखना है कि ये हमारे सारे के सारे क्या है, मीडियम है, मतलब संप्रेषण के माध्यम है। लेकिन अब हमको बताना क्या है, हमको बताना ये है कि सबसे पहले कौन सा आया था, संप्रेषण माध्यम सबसे पहले कौन सा आया था। ओके, तो क्वेश्चन को रटने से पहले आप लोग ना समझा करो कि पूछ क्या रहा है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि संप्रेषण माध्यम कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से आपको ये तो मिल जाए, बाकी और कोई ऑप्शन मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण माध्यम क्या है, दोनों में अंतर क्या है। बिल्कुल उसको कहते हैं ना, बाल में खाल निकालना। तो इस तरह से अगर पढ़ाई की जाती है तो वो बहुत ही बेहतर होता है हमारे लिए, हमारे लिए नहीं, आपके सबके लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आप पहले देख रहे हो क्या, यहाँ पर ऑप्शन देखा है आपने, छापना, दूसरा रेडियो, तीसरा फिल्म, चौथा है टेलीविजन। जैसे ही हम छापने की बात करते हैं, मतलब कि छपित सामग्री जो भी आपका है, छपित माध्यम है, जिसको आप सबसे पहले देखते हो कब छापा गया था, 1400 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में आया था। कहाँ से, सबसे पहले जर्मनी में देखा गया था, जर्मनी के खास करके जोहानिस गैटनबर्ग ने किया था। ये जो जोहानिस गैटनबर्ग थे, जोहानिस गैटनबर्ग थे, ये जर्मनी के थे। और सबसे पहले इन्होंने किसके, जो आपके छापना, मतलब कि जो छपित सामग्री थी, इसकी इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। मीन्स आपको मेन चीज ये देखना है कि सबसे पहला बताना है ना कि प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ था। और जो रेडियो है, ये जो आपका माध्यम है, ये कब आया था, 1895 में आया था। और किसने इसकी खोज की थी, मार्कोनी महोदय ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, मार्कोनी ने। जैसे ही हम बात करते हैं फिल्म की, तो फिल्म जो है 1913 में पहली फिल्म आई थी, वो किसने किया था, इसका सबसे पहले फिल्म कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। 1913 में फिल्म
सबसे पहली बार आई थी, ठीक है। और आपकी राजा हरिश्चंद्र, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। ओके। इसके बाद टेलीविजन की अगर हम बात करते हैं तो टेलीविजन आपका कब आया था? 1920 में जॉन बेयर्ड ने किया था। कौन सी? इसकी खोज जॉन बेयर्ड ने 1920 में। जॉन बेयर्ड। आप बताइए सबसे पहले क्या आ रहा है? बताइए सबसे पहले आपका मुद्रण आ रहा है ना, जिसको बोलते हो आप छापना, जिसको बोलते हो आप मुद्रण, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है समूह चर्चा और चौथा है सभी। इसमें आपको समझना है, क्या समझना है इसमें? आपको ये समझना है कि प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफेक्टेड कम्युनिकेशन। इफेक्टेड कम्युनिकेशन जो है आपका, इफेक्टेड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हो प्रभावशाली कम्युनिकेशन, इफेक्टेड कम्युनिकेशन ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरी चीज, क्या हम मौखिक तरीके से चीजों को खड़े होकर के एक्सप्लेन कर दें तो क्या वो प्रभावशाली होगा? देखिए ये कैसे नहीं होगा, इसका पहले राइट ऑप्शन सी है। अब मौखिक कैसे नहीं है? क्योंकि जब हम किसी से कोई वार्ता करते हैं, अगर हम किसी से वार्ता कर रहे हैं तो वहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ मौखिक में दो लोग होंगे, और खास करके जब आप मौखिक कम्युनिकेशन करोगे तो वहां पर आपकी एक ही क्वालिटी दिखेगी, खास करके सामने वाला बंदा ही आपको पहचान पाएगा, आंक पाएगा। इसलिए यहाँ पर पर्सनलाइज्ड हो रही हैं चीजें। कैसी हो रही है? पर्सनलाइज्ड हो रही, अंतः हो रही है चीजें। और यहाँ पर जब लिखित की बात हो रही है तो लिखित संप्रेषण जो आपका होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी लिखित चीजों को ही देख पाएंगे, बाकी जरूरी नहीं है कि लिखित जो चीजें हैं वो सबके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। अगर आप मौखिक करते हो तो यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो एक ही व्यक्ति उस चीज को समझ पाएगा, बहुत ज्यादा लोग उसका अनुमान नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा तर्क नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जब लिखित की बात हो जाती है तो लिखित में आप सिर्फ लिखित दोगे, चीजों को मुंह से नहीं बोलोगे, तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है कि जो आपका जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो पढ़ा लिखा ना हो, या फिर आप लिखित चीजों को दोगे तो कितने लोगों को दोगे, तो एक सीमित हो जाती है, इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि भाई इतने लोगों तक ही जा पाएगा क्योंकि अपने पास इतनी ही चीजें हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब समूह परिचर्चा की बात करते हैं तो समूह परिचर्चा एक ऐसी परिचर्चा होती है जहां पर काफी सारे लोग होते हैं, पूरा का पूरा बंच होता है, वहां पर हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। परिचर्चा मतलब एक दूसरे की बात, हमने आपसे बोला, आपने हमसे बोला, तो ये क्या है? परिचर्चा हो रही, दोनों तरफ से श्रोता और वक्ता अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं और उस पर फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है, जबकि आप मौखिक में ऐसा नहीं कर रहे थे। मौखिक में सिर्फ जो वक्ता है उसी की बात सुनी जा रही थी, एक तरफा कम्युनिकेशन हो रहा था, किस में? मौखिक में। लेकिन परिचर्चा जब होगी तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, और जहां पर जिस परिचर्चा में सबकी सहमति होती है, ओवरऑल व्यूज लिए जाते हैं, वही आपका अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है ना। समझ में आई ना? क्योंकि अगर हम अपने सिर्फ व्यूज देंगे, मान लीजिए कोई एक समस्या आ गई, मैंने सिर्फ अपना व्यूज दिया तो लोगों तक सिर्फ एक ही आइडिया जाएगा, लेकिन अगर हम कई सारे मिलकर उसी समस्या का समाधान करेंगे तो हमको हो सकता है हमारे से कई ज्यादा बेहतर और विकल्प हमको मिल जाए, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है? समूह परिचर्चा आपका राइट ऑप्शन होगा।
और खासकर ये जो आपका क्वेश्चन था वो व्यवहारिक तरीके से पूरा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रक्रिया संप्रेषण में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। देखो कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। अभी हम इसका सरल वर्जन बताएंगे कि कैसे कैसे बिल्कुल से इजी वर्जन होगा। देखिए कह रहे हैं संप्रेषण की प्रक्रिया, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, में ग्रहणकर्ता, ग्रहणकर्ता मतलब श्रोता, हम क्या है, वक्ता हैं, हम सेंडर हैं, आप क्या हो, ग्रहणकर्ता हो, रिसीवर हो, ठीक है। तो ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक शाब्दिक एक अशाब्दिक। तो ये कम्युनिकेशन का टाइप है। चाहे तो हम अपनी भावनाओं से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोल करके किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन की स्थिति में आ गया ना, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। अब कह रहा है शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन, पकड़ आई चीज। जबकि यहाँ पर अगर सिर्फ आप इस पॉइंट को देखते हो तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन पहले ही बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, शाब्दिक या अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। तो भैया जो सेंडर है वो शाब्दिक या अशाब्दिक संदेश करेगा, लेकिन विश्लेषण कौन करेगा, विश्लेषण तो रिसीवर करेगा ना, मतलब कि जो ग्रहण करता है वो विश्लेषण करेगा। तो आपको यही बताना है कि जो रिसीवर है अगर वो उसका विश्लेषण कर रहा है तो आप उसको क्या कहोगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। और इसके आगे अगर आप देखते हो, जो प्रेषक भेजता है तो तुरंत क्या करते हो, आप जैसे देखते हो जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हो, तुरंत कुछ और टिक कर देते हो। तो चलिए बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यस, अब देखिए समझ में आ गई, बिल्कुल चीजें क्लियर। तो जो प्रेषक भेजेगा, जो प्रेषक भेजेगा उसको बोलेंगे एनकोडिंग, क्या बोलेंगे, एनकोडिंग। लेकिन जब यहाँ पर ये काम हो रहा है, पर्टिकुलर कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये ब्लू वाला जो काम कर रहा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, डिकोडिंग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, डिकोडिंग। समझ में आया ना, ऐसे ही क्वेश्चंस को एनालाइज करना सीखो। प्री कोडिंग होता है क्या, देखो एक होता है कोडिंग, एक होता है प्री कोडिंग। ये आप जब कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग करते हैं कि पहले आपका सेंडर, फिर मैसेज की इनकोडिंग, फिर उसके बाद रिसीवर, डिकोडिंग, इस तरह से आपका जो कई बार मैंने बताया है प्रैक्टिस सेट करते समय, आई थिंक रट गई होंगी चीज़ों को, जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे वो इस कॉमन चीज़ें सारी उसकी रट गई होंगी, ठीक है। अब देखिए एक होता है कोडिंग, एक होता है डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कोड भाषा में बोल देते हो, ठीक है ना, जैसे साइलेंट भाषा जिसको बोलते हो ना, वही होता है कोडिंग। प्री कोडिंग होता है कोडिंग करने से पहले की चीजें, जो कोडिंग नहीं थी और उसके पहले जो चीजें हमारे पास थी किसी रूप में, किसी फॉर्मेट में, वो हो जाती है प्री कोडिंग। लेकिन जब हम उनको कोड कर देते हैं, एज ए कोई एक पर्टिकुलर वर्जन दे देते हैं, दैट्स कॉल्ड कोडिंग। ओके, समझ में आई बात ना। आई होप दैट इस क्वेश्चन की सारी चीजें क्या, चलिए मैम सीरियल से बता दीजिए, क्या सीरियल से बता दूं बेटा, क्वेश्चन करा रहे हैं ना, कितने क्वेश्चन पर सही हो जाने पर सिलेक्शन हो जाएगा, आइडिया किसी को। देखो बेटा आप होम साइंस की अगर बात करते हो, आप 100+ की सोचो, हमेशा 100+ की सोचोगे तब आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बार मेरिट नो डाउट हाई जाएगी, इस बार की मेरिट नो डाउट हाई जाएगी। उसका उसके कई सारे रीजन है, ठीक है। आप 100+ सोचो सिलेक्शन के लिए, फाइनली सिलेक्शन के लिए। चलिए
खैर इस पर अभी हम बहुत चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन, निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है। आपको बताना है कि समय और संचालन किस कहा जाता है। समय और संचालन अध्ययन के कागज और पेंसिल तकनीकी है। कहाँ से क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण के चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हम जिस काम को सरल और संचालन के अध्ययन से करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सूक्ष्म संचालन विश्लेषण, दूसरा है प्रक्रिया चार्ट, तीसरा है चक्र और चौथा है क्रोनोसाइकिल ग्राफ। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बेटा ये रितु जी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराना ही बेनिफिट है, डोंट वरी, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके चलिए हम बात करेंगे। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप लोगों का आंसर अभी नहीं आया, 4 का बी, यस बिल्कुल राइट है आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, प्रक्रिया चार्ट। देखिए जब हम कार्य सरलीकरण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्य सरलीकरण की अगर हम बात करते हैं, आप क्या देखते हो, इसमें हमें 2 प्रकार से चीजें मिलती हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला होता है एक आपका पेन पेंसिल और दूसरा होता है क्या आपका अनौपचारिक। दूसरा क्या होता है आपका, सॉरी औपचारिक, अनौपचारिक नहीं औपचारिक, ओके औपचारिक, ठीक है। ये आपके 2 प्रकार से कार्य सरलीकरण को बांटा गया है, जिसमें आप पहले को देखते हो तो यहाँ पर आपका जो पेन पेंसिल है वो 4 तरीके से बांट दिया गया है। कौन कौन सा, पहला आता है कौन सा, प्रोसेस चार्ट, ठीक है। दूसरा आता है आपका ऑपरेशनल, और तीसरा है आपका मल्टीमैन, ठीक है। और चौथा आपके हम बात करेंगे, पहला कौन सा, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट, मल्टीमैन चार्ट। और अगर हम औपचारिक की बात करें, ठीक है, औपचारिक की बात करें तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी आपके 4 प्रकार से देखने को मिलते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं, वो आपके माइक्रो मोशन, दूसरा होता है साइक्लोग्राफ, तीसरा होता है मेमो मोशन और चौथा होता है आपका स्टॉप वॉच, ठीक है। देखिए लिख दूं, औपचारिक की अगर हम बात करते हैं, औपचारिक भी आपका कितने प्रकार से आपको देखने को मिलता है, 4 प्रकार से देखने को मिलता है। माइक्रो मोशन लिखना चाहें तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा होता है साइक्लोग्राफ, मेमोग्राफ, मेमो मोशन, ठीक है। ओके पहला है आपका माइक्रो मोशन, साइक्लोग्राफ, मेमो मोशन और चौथा आ जाता है आपका स्टॉप वॉच तकनीक, ठीक है। स्टॉप वॉच, ये आपके कुछ कार्य सरलीकरण को वर्गीकृत किया जाता है, जहां पर स्पेशल जो बताया जाता है, क्या प्रक्रिया चार्ट में क्या किया जाता है कि समय और संचालन कि कार्य में कितना समय लग रहा है और उसका संचालन किस तरीके से हो रहा है, इसका अध्ययन हम पर्टिकुलर किस पॉइंट पर करते हैं, तो प्रक्रिया चार्ट में करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन प्रक्रिया चार्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कार्य सरलीकरण, और कार्य सरलीकरण डॉट डॉट कार्य विधियां दर्शाते हैं, कौन सी कार्य विधियां दर्शाते हैं, तो पहला है आपका अच्छी, जिसको बोलते हो गुड, और दूसरा है आपका बेहतर, और चौथा है आपका, तीसरा है सर्वोत्तम और चौथा है सबसे खराब। तो देखिए कार्य सरलीकरण हम क्यों करते हैं, क्योंकि
हमारा जो भी कार्य हो, हमारे घर के कार्य हो चाहे बाहर के कार्य हो, किसी भी काम का मैनेजमेंट इस तरीके से हो जहां पर समय, श्रम और धन तीनों की ही बचत हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम अपने कार्यों में कार्य सरलीकरण जैसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं, यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कार्यों को क्या सर्वोत्तम तरीके से कर सकें, मतलब द बेस्ट। ठीक है ना, क्या द बेस्ट तरीके से हम कार्य कर सकें। आप एक्सीलेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, द बेस्ट की जगह आप क्योंकि गुड, बेस्ट और ये एक्सीलेंट में आ जाएगा। तो हम जब बेहतर को देखेंगे तब यहाँ पर बेस्ट बोलेंगे, और जब एक्सीलेंट को देखेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, सर्वोत्तम आ जाएगा। इसलिए कार्य सरलीकरण को कौन सी कार्य विधि दर्शाते हैं? तो सबसे सर्वोत्तम विधि दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात ना? इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे किसकी? कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, कार्य निष्पादन का मतलब होता है कार्य को खत्म करते हुए। ठीक है, कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में, संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में किसी भी कार्य को करते हुए संपन्न करना आपका आता है क्या? कार्य निष्पादन। व्यवहारिक प्रयोग, जब हम किसी काम को व्यवहारिक तरीके से करेंगे, इट मीन्स हमारा क्या है? ये हमारा कौशल है, ये हमारा क्या है? एक तरह से हम अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई हम किसी भी कार्य को करते हुए करेंगे तो सामने का जो देखेगा तो देखकर ही तो ऑब्जर्व करेगा, देखकर ही तो इवैल्यूएशन करेगा, है ना। तो व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान, जो संयुक्त परिचित ओवरऑल जो बाद में एक ज्ञान निकल के आता है या फाइंडिंग होती है, जो हम फाइंडिंग्स पाते हैं वो क्या होती हैं? तो बताइए, क्या वो अनाड़ीपन होगा? क्या कोई एक व्यक्ति व्यवहारिक तरीके से प्रयोग करेगा, अपने कार्य को करते हुए दिखाएगा, तो क्या वो पागल होगा या बेवकूफ होगा? ठीक है, तो ना तो वो अनाड़ी होगा और ना ही वो बेवकूफ होगा और ना ही वो अक्षमता। भाई अगर वो अक्षम होगा तो वो क्यों करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कौशल दिखा रहा है। क्या है? वो व्यक्ति अपना क्या एक तरह से कौशल दिखा रहा है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको मिल रही है। देखिए, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम, शीघ्रतम। ठीक है, जैसे हमने बोला, हमने क्या शब्द बोले थे? जिस कार्य को करने में हम समय, श्रम और धन, तीन शब्द लिए थे ना? क्या? श्रम, समय और कौन सा? धन, तीन लिया था ना। तो वहां पर दूसरे तरीके से बात की जा रही। भाई जब समय बचेगा तब शीघ्रतम काम होगा, जब श्रम बचेगा तो सरलतम तरीके से काम होगा, और जब साधारण तरीके से करेंगे मतलब वहां पर धन बहुत ज्यादा खर्च ना हो। ठीक है, तो समझ में आई बात ना कि क्या बोला जा रहा है? आई होप दैट पता चलेगा। तो देखिए, कार्य के सरलीकरण को अब हम वही चीज है कि चाहे आप बोल दो श्रम, समय, धन, या फिर बोल दो साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम, विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में, इन्होंने क्या बोला? सचेत होकर ढूंढने के रूप में हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर उसी काम को कर। ये बात किसने बोली थी? बताएं, ये बात किसने बोली थी? ये बात किसने बोली थी? बेटा प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको कुछ इस तरह का साइड में एक सिंबल मिलता होगा ना ट्रायंगल के रूप में, आप उसको टच करोगे तो वहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कई सारे वीडियोस की आपको पूरी डिटेलिंग मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए, ये किसने बोला था? ये निकिल एवं डॉर्सी ने बोला था। किसका था कथन? ये निकिल एवं डॉर्सी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही बोल दिया था। श्रम, समय, इस तरह ट्रांसलेट कर दिया था। क्या कर दिया था? ट्रांसलेट कर दिया। याद करने का तरीका है, मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह कोई भी समय, वह कोई भी समय जो कर्तव्यों के निर्वहन, क्या बोल रहा है? कर्तव्यों के निर्वहन, कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है।
कर्तव्यों के निर्वहन के अलावा जो हमने काम कर लिया, जो कंपलसरी, अब कर्तव्यों का निर्वहन मतलब हमारे एक तरह से कंपलसरी वर्क की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपलसरी काम करने के बाद और जो हम अन्य गतिविधियों का उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। बात किसकी हो रही है, समय की। पहले ही आपको यहाँ से समझ लेना है, पहले ही आपको यहाँ से समझ लेना, वह कोई भी समय के बारे में बताना है आपको। यहाँ पर बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है ना। बाकी आपको आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, समय के अकॉर्डिंग देना है, ना कि यहाँ पर अपने कार्य के अकॉर्डिंग देना है। समझ गए बात। तो देखो यही छोटी छोटी ट्विस्टिंग होती हैं जो देखने में क्वेश्चन इजी लगते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप घुमा देता है और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन बस समझना होता है आपको। अपना कॉमन सेंस, व्यवहारिक चीजें आपको यहाँ पर लगानी होती है, यूज कर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है थकान, ऑप्शन नंबर बी है परिश्रम, ऑप्शन नंबर सी है फुर्सत और ऑप्शन नंबर डी है खेल का समय। तो देखिए, जब हमारे पास अगर कोई समय है, हमने कर्तव्य कर लिया, तब हम अन्य गतिविधियां किस पर उपयोग करेंगे। तो बताइए, अन्य गतिविधियां, अगर व्यक्ति थका होगा तो क्या अन्य गतिविधियां करेगा, क्या नहीं करेगा, वो चुपचाप अपना लेटा रहेगा, ठीक है ना। और खास करके देखो, थकान की भी अगर आप जब पर्टिकुलर बात करते हो तो थकान भी आप दो तरीके से देख लेते हो, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। तो जो फिजिकली थकान होती है, ध्यान दीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो आपकी फिजिकली थकान होती है वो हमारे प्रेजेंट टाइम के वर्क करने की पावर को डिक्रीज करता है। समझ गए, मतलब हम प्रेजेंट, अगर हम बहुत ज्यादा थके होंगे तो नो डाउट हम यहाँ पर खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं बोल सकते, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी से बात करना नहीं पसंद करेंगे। समझ में आई बात ना। तो हमें जो काम प्रेजेंट टाइम पर करना होगा उसको हम नहीं कर सकें। लेकिन आपकी जो मानसिक थकान होती है ना, अगर आप बहुत कहीं से थके हारे आए हो और आपको, आप जहाँ पर जा रहे हो वहां पर आपको आपकी मनपसंद चीज मिल गई, मान लीजिए कोई ऐसा एक समय आ गया जहाँ पर आप खिलखिला के हंस दिए, या फिर बिल्कुल से उदासी थी और वो हंसी खुशी में बदल गई, तो थकान जो मेंटली थी वो कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं चलता है। शारीरिक थकान ऐसी होती है जो प्रेजेंट टाइम की कैपेसिटी को डिक्रीज करती है, और जो मेंटली थकान होती है वो ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, वो आपका, आपके माहौल, आपके वातावरण के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। अब ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी व्यवहारिक थीम है। हर रोज आपके शरीर के साथ, आपकी बॉडी के, आपकी मेंटल के साथ ऐसा होता है, डेली होता है। अब वही चीज आपके क्वेश्चन में फॉरवर्ड कर दी गई, वही चीज आपके क्वेश्चन में डाल दी गई, बस क्या, मनोवैज्ञानिक तरीके से चीजों को पूछ लिया गया। इसीलिए मनोवैज्ञानिकता को और व्यवहारिकता को हर जगह इम्प्लीफाई करके पढ़ना है। और जब आप इस तरह के उदाहरण दे देकर चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर उदाहरण देते हैं तो वो बेकार जाता है, बिल्कुल बेकार नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपके फॉलो होता है, लगते हैं वो, ठीक है। समझ में आई बात ना। चलिए आगे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है परिश्रम। तो देखिए, अगर आप परिश्रम किए हो, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहली बात करके आए हो, अब आपके पास कोई ऐसा, कोई भी अन्य गतिविधियां नहीं है, तब आप क्या करोगे भाई, बिना वजह थोड़ी ना आप अपने घर को फिर से गंदा करके फिर से सफाई करने लगोगे, ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अब आप अगर फुर्सत के समय होते हो, तब फुर्सत के समय आप क्या करते हो, आपने अपनी सारी जो कंपलसरी वर्क होते हैं सबसे पहले आप उनको निपटाते हो, उसके बाद अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है, आप फुर्सत हो, तब क्या करते हो, अन्य गतिविधियां मतलब एक्स्ट्रा वर्क को वरीयता देते हो, ठीक है। इसलिए आप देखो, खेल का समय, खेल का समय भी भाई एक पर्टिकुलर निर्धारित होता है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जब मन आए तब खेलने लगे, ठीक है। जैसे बहुत तेज अगर दोपहर, गर्मी का समय, दोपहर के 12-1 बज रहे, क्या कोई बच्चा खेलेगा या उसके पेरेंट्स खेलने भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना। तो यही होता है, सुबह खेलो या शाम को खेलो, कहने का मतलब ये भी एक फुर्सत गतिविधि में नहीं आता है। ये आपका आ जाता है क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा,
फुर्सत। ओके, समझ में आए बात ना, कैसे इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रम साध्य के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। श्रम साध्य क्या है, बताइए, श्रम साध्य क्या है। देखिए, श्रम साध्य का मतलब होता है कि परिश्रम, मतलब श्रम साध्य का मतलब होगा, आप ये समझ लो कि परिश्रम से किया गया कार्य। ठीक है, मतलब कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। ओके, कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क, इसको बोलते हुए इंग्लिश में लेबोरियस। एक शब्द दे दोगे लेबोरियस, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बोल दोगे, लेबोरियस। लेबोरियस, या अब हिंदी वर्जन में अगर आप समझ चाहो तो परिश्रम से किया गया कार्य। क्या बोलोगे आप, परिश्रम से किया गया कार्य। परिश्रम से किया गया कार्य श्रम साध्य कहलाता है। ठीक है, परिश्रम से किया गया। ओके, अब समझ में आई बात ना। श्रम साध्य काम के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है, क्या है, क्या आता है। बुनाई करना, लेखन करना, साफ सफाई करना, इस्त्री करना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। होम मैनेजमेंट में आप देखते हो, आप लोग क्या पढ़ते हो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ते ये हैं कि हाई कैपेसिटी वर्क एंड लो कैपेसिटी वर्क जब हम पढ़ते हैं कि किस काम को करने में कितनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है, क्वेश्चन वहीं से है, वही पूछा गया है, उसी चैप्टर से है। बस क्वेश्चन की ट्विस्टिंग में अंतर है, इन्हीं ट्विस्टिंग को आपको समझना है। प्रैक्टिस करते करते ना आप ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन को पकड़ने की डेप्थ, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक समझने लगोगे। देखो, एक रटी रटाई भाषा बोलना अलग चीज़ होती है, और क्वेश्चन को समझ कर करना, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द क्वेश्चंस, उसको करना, ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी होता है कि आप कैसे करते हो। तो देखियो, मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं सी है, मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं क्या, सी है। देखो हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले है आपका बुनाई करना। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा हमारा जो वर्क, हमारी जो एनर्जी लग रही है वो किस में लग रही है। तो देखो यहाँ पर आप लोग सी आंसर बता रहे हो, थोड़ा सा समझ लो कि सी अगर होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। तो जितने बच्चों ने ए बी सी बताया है वो रॉन्ग होगा, जितने बच्चों ने डी बताया है वो राइट होगा, इस्त्री करना। ठीक है, आपका क्या होगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बच्चों रुक। देखो इसमें आपको ये देखना है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें आपको ये देखना है आपका सबसे कम जो ऊर्जा व्यय होता है वो आपकी बुनाई और लेखन में उतनी ऊर्जा नहीं व्यय होती। नो डाउट साफ सफाई में मेहनत अधिक लगती है, ठीक है, साफ सफाई में मेहनत अधिक लगती है, लेकिन साफ सफाई जरूरी नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक काम को नहीं इंडिकेट किया गया है। जैसे आप पढ़ते हो क्या, झाड़ू करना, जैसे आप पढ़ते हो क्या, पोंछा करना, जैसे आप क्या करते हो, किसी पुताई को करना, तो ये क्या है, साफ सफाई वाले काम है, लेकिन काम को पर्सनलाइज्ड किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर काम को दिखाया जाता है। तो यहाँ साफ सफाई के काम को पर्टिकुलर दिखाया नहीं गया। अब साफ सफाई के काम का मतलब सिर्फ और झाड़ू पोछा से ही नहीं होता है। हो सकता है आपको पेंटिंग दे दी जाए, कोई स्क्रीन दे दी जाए और उसको साफ करने के लिए बोला जाए, तो बताइए कि क्या इस तरह के काम में आपकी ज्यादा ऊर्जा व्यय होगी, नहीं ऊर्जा व्यय होगी। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका अपवाद स्वरूप है। कैसा है, अपवाद स्वरूप है, इसलिए एप्रोप्रिएट राइट आंसर जो बनेगा वो इस्त्री करना होगा, क्योंकि इन सब की अपेक्षा सबसे ज्यादा ऊर्जा इस्त्री करना यानी प्रेस करना, कपड़ों में प्रेस करना, तो ये हो जाता है आपका प्रेस करना, इस पर ऊर्जा अधिक व्यय होती है इन सब की अपेक्षा। साफ सफाई इसलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस में
पर्टिकुलर वर्क को इंडिकेट नहीं किया गया है। अंडरस्टैंड? आई होप दैट इस क्वेश्चन का मीन्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सी ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रम के थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति इनमें से क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, श्रम के थकावट, क्वेश्चन बोला जा रहा है श्रम के थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को। आप कोई काम करके आए हो, आपको बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, ठीक है, आप बहुत थकान का अनुभव कर रहे हो, फिर करने के बाद शरीर की स्थिति को क्या कहोगे? अब आपकी शरीर में क्या, अगर आपके शरीर में थकान हो गई भाई, आप उसको क्या कहोगे? काम करके आए हो बहुत ज़्यादा, तो आप उसको उदासी बोलोगे या चिड़चिड़ापन बोलोगे या थकान बोलोगे या अवसाद बोलोगे? तो देखो, जो उदासी होता है वो आपकी इच्छाएं पूरी ना होने पर, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हो, या कोई भी जिस तरीके से आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे या करना चाहते थे, उस तरीके से अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपके अंदर क्या आता है? उदासी। तो जरूरी नहीं है कि जब आप काम करके आओ तभी आपको थकान हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपकी इच्छाओं की तृप्ति ना होने के कारण आपके अंदर क्या जनरेट होती है? आपके अंदर उदासी जनरेट होती है, ठीक है। इसके बाद चिड़चिड़ापन खास कर कब आता है? जब आपके काम, जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ना हो, खास करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तो वहां आपके जो शारीरिक रूप से कमजोरी आती है उसके कारण चिड़चिड़ापन होता है, ना कि थकावट के कारण चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है थकान और इसके बाद आता है अवसाद। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। अवसाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन मतलब होता है सदमे में चले जाना। जब व्यक्ति अचानक उसके साथ कोई ऐसी समस्याएं सामने आ जाती है कि व्यक्ति क्या हो जाता है? अवसाद में चला जाता है। उसको, वो अपनी मानसिक क्षमता को खो देता है, सोचने समझने की क्षमता को खो देता है उसकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है, वो हो जाता है अवसाद। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इसका सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आई बात ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपगार स्कोर मापता है। चलिए बताइए, अपगार स्कोर मापता है क्या? अपगार स्कोर मापता है जन्म भार को मापता है, दूसरा है त्वचा का पीलापन, तीसरा है श्वास दर, चौथा है हृदय गति। बताइए भाई, ये क्वेश्चन तो हमें अटपटा लग रहा है। अपगार, अगर इस क्वेश्चन को हम बदल देंगे तब इसका राइट ऑप्शन निकल आएगा, अदरवाइज इसका राइट ऑप्शन नहीं निकलेगा। देखिए, अपगार स्कोर मापता नहीं है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? मापता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये है, अगर क्वेश्चन अगर ये बन जाएगा कि अपगार स्कोर क्या नहीं मापता है, अब इनमें से आपको बताना है अपगार स्कोर क्या नहीं मापता है। अपगार स्कोर क्या नहीं मापता है? चलिए, 11 का सभी नहीं होगा बेटा, सभी नहीं होगा। अपगार स्कोर सभी नहीं मापता है, यही आपको देखना था। बहुत से बच्चे रटी रटाई भाषा बोल रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़े होंगे जन्म भार, लेकिन जब अपगार स्कोर मापन किया जाता है तब आपका वेट नहीं मापा जाता है, वेट मीजर नहीं किया जाता है। अगर हम यहाँ पर अपगार स्कोर ये नहीं हटा देंगे तो आपके त्वचा का कलर भी नापा जाता है, रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर मापा जाता है, हार्ट रेट ये भी मीजर किया जाता है, जबकि वहां पर जन्म के समय बच्चे का भार अपगार स्कोर में नहीं मेजर किया जाता है। खासकर जब अपगार स्कोर होता है वहां पर आपका जन्म भार मेजर नहीं, इसलिए क्वेश्चन को बदल दो, अपगार स्कोर मापता नहीं है। तो क्या नहीं मापता? जन्म भार नहीं मापता, त्वचा का पीलापन मापता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी रेट ये मापता है, श्वसन दर अगर 100 से बिलो है तो मार्क्स करेगा 1, अगर 100 से अबव है तो मार्क्स करेगा 2। ओके, उसके बाद
हम बात करते हैं हार्ट बीट, ठीक है ना। ऐसे ही हार्ट बीट में होता है आपकी निर्धारित मानक से बिलो तो मार्क्स करेगा 1, निर्धारित वैल्यू से अपर जाएगा तो बिलो मार्क्स करेगा 2। ओके, समझ में आई बात ना किस किस तरह से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, जन्म भार, क्वेश्चन चेंज करने पर, अदरवाइज ये तीनों सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपरिपक्व जन्म का कारण है, अपरिपक्व जन्म का कारण क्या है? सिफिलिस, दूसरा है विषाक्तता, तीसरा है असंतुलित आहार, इनमें से सभी। तो देखिए अपरिपक्व जन्म क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनका एक पर्टिकुलर, जैसे 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है ना, निर्धारित समय 9 महीने। अब अगर उस टाइम ड्यूरेशन से पहले बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, समय से पहले अगर जन्म होता है, वो बच्चे कैसे होते हैं? अपरिपक्व। अब अपरिपक्व का कारण क्या हो सकता है? पहले आपको मिलता है सिफिलिस। क्या है सिफिलिस? सिफिलिस ऐसा होता है कि अगर ये खासकर यौन संपर्क अगर बनाए जाते हैं उस ड्यूरेशन में खासकर सिफिलिस होता है। ये हर स्टेज में, जैसे जैसे सिफिलिस की स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसके लक्षण में भी चेंजमेंट देखने को मिलते जाएंगे, और ये खासकर आपकी यौन बीमारी होती है सिफिलिस, ठीक है ना। और इसके बाद विषाक्तता का मतलब होता है अगर आपने कोई इस तरह से विषाक्त चीजों को ले लिया है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे भोज्य पदार्थ हो, तब तब अपरिपक्व जन्म का कारण हो जाता है। अगर यौन संपर्क बनाया जा रहा है तब आपका अपरिपक्वता का कारण हो सकता है, अपरिपक्वता जन्म का कारण हो सकता है। असंतुलित आहार, अगर आपकी डाइट ठीक से नहीं है, अगर आपकी डाइट ठीक से नहीं ली गई है या आप कुपोषित हैं, तब क्या हो जाएगा? अपरिपक्व जन्म हो सकता है। इसके साथ साथ कई सारे कारण हो जाते हैं, जैसे आपका जो पानी की थैली होती है अगर उसका कम हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, तब हो जाता है आपका अपरिपक्व जन्म का बर्थ हो जाता है। अगर जुड़वा बच्चे हैं, पेट में अगर जुड़वा बच्चे पल रहे हैं तो ऐसा हो जाता है। इसके साथ साथ संक्रमण की स्थिति में भी ऐसा होता है, ठीक है। और आप अगर कोई विषैले या मादक पदार्थों का यूज करते हो उस ड्यूरेशन में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण हो जाते हैं अपरिपक्व जन्म के, इसलिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? तो व्यवस्थापन के चरण हमने आपको कितने बताए हैं? क्लास मैंने शायद यूट्यूब पर इसकी ओपनली ली थी। योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। तो देखिए हमने तीनों ही नाम पढ़े थे, योजना पढ़ा था, नियंत्रण पढ़ा था और मूल्यांकन पढ़ा था, जबकि कार्यात्मक को नहीं पढ़ा था। इस योजना के कई नाम होते हैं। योजना को हम क्या कह सकते हैं? आयोजन कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? इसी योजना को हम आयोजन बोल सकते हैं, और इस आयोजन को हम और क्या नाम से जानते हैं? इसी आयोजन को हम नियोजन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई बात ना? चाहे आप आयोजन बोलो, चाहे आप नियोजन बोलो, चाहे आप योजना बोलो, तीनों ही नाम क्या है? एक ही है। किसी भी हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसका फिर नियंत्रण करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। कार्यात्मक जैसा कोई यहाँ पर आपके व्यवस्थापन का चरण नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नहीं की बात कर रहा है ना, चरण नहीं होगा तो कार्यात्मक। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन सा साधन प्रत्येक परिवार के पास एक सा होता है? प्रत्येक परिवार का मतलब हो गया इस दुनिया में, संसार में जितने भी घर हैं, जितने परिवार हैं, सबके पास ऐसा कौन साधन है जो सबके पास बराबर होता है? तो देखो बच्चों, जो आपका समय होता है वो दुनिया के आप किसी भी कोने पर चले जाओगे, हर जगह आपको 24 घंटे ही मिलेंगे। एक दिन में कितना मिलेगा? 1 डे में आपको 24 आवर्स ही मिलेगा। ये जरूर है कि कहीं पर कम तो कहीं पर जो आपके सीक्वेंस होता है सुबह दोपहर शाम, तो टाइम जोन का आपको अंतर देखने को मिलता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन यानी घंटे 24 ही होते हैं। तो दुनिया में हर एक परिवार के पास जो समय होता है वो बराबर होता है, जबकि
किसी के शरीर की एनर्जी यानी कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। मुद्रा, हर किसी के पास रुपया पैसा समान नहीं होता है, इसीलिए अमीरी गरीबी और कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉलेज भी बराबर नहीं होता। अगर नॉलेज बराबर हो जाए तो सब एक साथ एक स्टेज पर खड़े हो जाएं, जिनका चुनाव करना बहुत ही गंभीर हो जाए। ठीक है, इसलिए ये सबके पास अलग अलग होती हैं, ये अर्जित होती हैं। ठीक है ना, बाकी जो समय होता है ये अर्जित नहीं होता है, ये सबके पास समान रूप से पाया जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप दैट सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, यहाँ पर टाइम हो गया है आपका ऑलरेडी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है। काम के बीच में आराम से तात्पर्य है काम पूरी तरह से रोकना, दूसरा है आंशिक रूप से काम को रोकना, तीसरा है काम तथा तनाव में थोड़ी देर के लिए आजादी, और चौथा है क्या? कार्य स्थिति में परिवर्तन। देखिए, काम के बीच में आराम से तात्पर्य ये है कि अगर कोई काम हो रहा है, हम आराम करने लगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसके आगे काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि काम पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, तो ये गलत हो गया। अब ये भी नहीं कि काम को आंशिक रूप से काम को रोकने का मतलब उसका कुछ पार्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मना कर दिया जाए और कुछ काम को ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। आराम का मतलब ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। अब क्या होगा? कार्य तथा तनाव से थोड़ी देर के लिए, जैसे काम करते करते जो थकान होती है, तनाव का मतलब यहाँ पर ये सिर्फ नहीं है कि आपको मेंटली है, आपको जो थकान फील करते हो, तो थोड़ी देर अगर हम रेस्ट करते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं? फिर से करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका कार्य और तनाव के बीच में थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है, एक रिफ्रेश करने का तरीका होता है। कार्य स्थिति में परिवर्तन, अब ये नहीं है कि कोई काम अगर हमने ब्रेक ले लिया, आराम करने लगे, तो रिटन वर्क था तो रिटन वर्क से ओरल में चेंज हो जाएगा। भाई जो रिटन वर्क है वो रिटन ही रहेगा। अगर जो ओरल लेक्चर दिया जा रहा है तो वो ओरल ही रहेगा, ना कि ओरल से सीधे सीधे हम लिखने लगेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति वही रहती है। सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए व्यक्ति फ्री हो जाता है, किसके लिए? रिफ्रेश होने के लिए। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप दैट आपको ये सारे चार के चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज हम अपनी क्लास को यहीं से द एंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ओके, थैंक यू। दरोगा सिंह, वाह, नाम आपका बड़ा अच्छा है, दरोगा सिंह। ओके, मेरे पास बीए में था, होम में ही नहीं दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल प्रियंका खुराना, प्रिया खुराना, यू आर एप्लीकेबल। ओके, आप फॉर्म डाल सकते हो। ओके, 15 में से 10 स्कोर आए हैं राज जी के। सारे लोग अपना मार्क्स करिए, कितना कितना मार्क्स, ईमानदारी से कितने कितने मार्क्स है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आई होप दैट आप अच्छा गेन किए होंगे। अब धीरे धीरे हम लोग सरल से कठिन की ओर चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कम से कम अपनी नॉर्मल कैपेसिटी तो मीजर कर लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सरल से कठिन की ओर धीरे। देखिए, आपने फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन देखे होंगे, जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के थे, सेकंड, तो वो बिल्कुल से एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन थे। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे क्वेश्चन में ट्विस्टिंग आ रही है। इसी तरह से और जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना, आपको ट्विस्टिंग देखने को मिलती चली जाएगी। इतना टफ नहीं, इतना पेपर इतना इजी भी नहीं है होता। ठीक है ना, सिलेक्शन लेना इतना इजी नहीं है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टेयर चढ़ेंगे, ना कि बिल्कुल आराम से ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट ऊपर जाते हैं वो बहुत जल्दी नीचे भी आते हैं। तो हम लोग हर सीढ़ी को छूते हुए जब ऊपर जाएंगे ना, तो हर सीढ़ी का अनुभव होगा, हर सीढ़ी का अनुमान होगा, तो गिरेंगे नहीं। समझ रहे हो ना, गिरेंगे नहीं, जहां तक पहुंचेंगे ठोस तरीके से पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू सो मच।